हेलो बच्चों। आज का चैप्टर होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपके पास क्या क्या चीजें आने वाली है सारी कवर करेंगे हम। प्लस उसी के साथ साथ वन शॉट में हम जेई में आए हुए सारे पीवाई क्यूज को भी कवर करते हुए चलेंगे कि इस टॉपिक पे कैसे कैसे पीवाईक्यू बन चुके हैं। और नीट में हमारे पास पेपर जितना भी हार्ड आ जाए, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन के लिए हमें जेई पीवाईक्यू करना बेस्ट डिसीजन रहेगा, जिससे अगर पेपर हार्ड भी आने लगे तो भी वो हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए। तो मैं आपका फिजिक्स मेंटर शशांक शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वन शॉट वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं ईएमआई वन शॉट वीडियो में क्या क्या चीजें आती हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स से शुरुआत करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज होती है? बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, चलिए आपको बता दूं। किसी भी एरिया के अंदर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती है उसे मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। किसी भी एरिया के अंदर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करते हैं उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। इस एरिया के अंदर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है नॉर्मली उसे फ्लक्स बोलते हैं। अब ये लाइंस जो होती है ये इमेजिनरी होती है, नजर नहीं आती। अगर ये नजर नहीं आती तो फिर फ्लक्स कैसे निकालें? काउंट तो कर नहीं सकते जब नजर ही नहीं आती। तो फिर फ्लक्स कैसे निकालें? देखिए फ्लक्स कैसे निकालेंगे। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों बा कॉस थीटा। बी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जैसा आप जानते हैं। ए है एरिया उसका जिसका फ्लक्स आप निकालना चाह रहे हैं, जिसका मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं उसका एरिया ए है। और थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। देखो ये एक सरफेस है, इस सरफेस के एरिया वेक्टर होता है जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। अगर ये एक सरफेस है, ये सरफेस है, तो सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जो होता है उसे हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। एरिया वेक्टर जो सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है ऐसे, नीचे से आके ऊपर जा रही हैं, तो आपको हमेशा एंगल देखना होता है मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का, ना कि मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस के साथ नहीं देखना, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ देखना है। इस समय एंगल कितना बन रहा है? मेरे लिहाज से इस समय एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का दोनों पैरेलल है, तो एंगल बन रहा है 0 डिग्री। 0 डिग्री, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है? किसी एरिया के अंदर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर जाती है वो फ्लक्स होता है। ये लाइंस नजर नहीं आती, इसलिए फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है बा कॉस थीटा। और हमारे पास थीटा जो देखा जाता है वो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल एरिया वेक्टर के साथ देखा जाता है। अच्छा, यूनिट क्या होती है फ्लक्स की? यूनिट इज टेस्ला मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, एरिया की मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड यूनिट है दोनों ही। इसे वेबर भी बोल सकते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर को आप वेबर भी बोल सकते हो, वेबर याद रखना। फ्लक्स स्केलर है या वेक्टर? फ्लक्स स्केलर होता है। फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है? फ्लक्स मैक्सिमम होता है जब थीटा 0 हो, बी ए कॉस जीरो की वैल्यू 1। फ्लक्स मिनिमम कब होता है? मिनिमम होता है जब थीटा की वैल्यू 90 हो, उस समय पूरा फ्लक्स ही 0 हो जाता है, मिनिमम। वेक्टर फॉर्म में लिखना है फ्लक्स को, वेक्टर फॉर्म में, तो आप फ्लक्स के ऊपर तो वेक्टर नहीं लगाओगे क्योंकि फ्लक्स स्केलर है। आप क्या लिखोगे? बी डॉट ए,
क्योंकि cos थीटा का मतलब होता है डॉट, cos थीटा का मतलब होता है डॉट। तो किसी भी एरिया का अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है तो उसका मतलब होता है उस एरिया के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर गई। लेकिन ये लाइंस नजर नहीं आती, इसलिए फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है बा कॉस थीटा। मैक्सिमम कब होता है 0 डिग्री पर, मिनिमम कब होता है 90 डिग्री पर। स्केलर क्वांटिटी होता है ये आपके पास। एंगल देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ एंगल देखा जाता है। वेक्टर फॉर्म में बी डॉट ए लिखते हैं, वेक्टर फ्लक्स के ऊपर कोई वेक्टर नहीं लगाते। स्टैंडर्ड यूनिट होती है इसकी टेस्ला मीटर स्क्वायर, जिसे हम वेबर भी बोल देते हैं। चलिए अब मिलते हैं हम फैराडे से। आइए, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। क्या कह रहे हो भैया, केमिस्ट्री में तो था, फिजिक्स में भी है? यस, फैराडे केमिस्ट्री में था इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फिजिक्स में है फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास फैराडे का फर्स्ट लॉ मतलब पहली स्टेज, एक ही लॉ की दो स्टेज है, तो आप फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ बोल लो या स्टेज 1 स्टेज 2 बोल लो। पहली लॉ क्या है, पहली स्टेज क्या है? फैराडे का कहना है अगर आप वोल्टेज बनाना चाहते हो, इंड्यूस करना चाहते हो, पैदा करना चाहते हो, बिजली बनाना चाहते हो, तो आपको फ्लक्स चेंज कराना पड़ेगा। यानी जब भी आप फ्लक्स चेंज कराओगे मैग्नेटिक फ्लक्स, तब ईएमएफ पैदा होगा, मतलब कि वोल्टेज पैदा होगी, वोल्टेज इंड्यूस्ड। Whenever magnetic flux linked with coil changes, then EMF will induced in a coil। क्या भैया इलेक्ट्रिसिटी इसी मोड पे पैदा होती है? बिल्कुल। जनरेटर चलता है, आपने जनरेटर स्टार्ट कर दिया, एक मिनट रुकिएगा, आपने जनरेटर स्टार्ट कर दिया और जब जनरेटर चलता है तो कॉइल घूमती है, जनरेटर चलता है तो कॉइल घूमती है। अब आप नोटिस करो कॉइल का क्या चेंज हो रहा है लगातार, एंगल 0 से 360 तक इसका क्या चेंज हो रहा है, एंगल। और अगर एंगल चेंज होगा, एंगल, तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगा, मतलब वोल्टेज पैदा होगी। तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है इलेक्ट्रिसिटी का बनना। जब भी फ्लक्स चेंज होगा तब ईएमएफ पैदा होगा, मतलब वोल्टेज पैदा होगी। स्टेज 2, स्टेज 2 बोलो या फैराडे का सेकेंड लॉ बोलो, आपकी मर्जी है, क्योंकि फैराडे का लॉ तो एक ही है, उसकी दो स्टेजेस हैं। अब स्टेज 2, जितनी तेजी से आप फ्लक्स चेंज कराओगे उतना ज्यादा वोल्टेज बनेगी। यह तो पता लग गया कि फ्लक्स चेंज कराने से वोल्टेज पैदा होती है, लेकिन जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज कराओगे उतना ज्यादा वोल्टेज पैदा होगी। यह ऐसे ही एग्जांपल ले लो, जब जब थप्पड़ पड़ेगा तब तब दर्द होगा, जब जब थप्पड़ पड़ेगा तब तब दर्द होगा, जितनी तेजी से थप्पड़ पड़ेगा उतना ज्यादा दर्द होगा। यानी जब जब फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ पैदा होगा, और जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ बनेगा। तो हमें यह तो पता लग गया वोल्टेज बनती कैसे, वोल्टेज कैसे बनती है, फ्लक्स चेंज कराने से। और फ्लक्स ज्यादा तेजी से चेंज कराओगे तो वोल्टेज ज्यादा बनेगी, यानी ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटके के आता है, इस के की वैल्यू है -1, तो ईएमएफ आ गया -1 डी फाई बाय डी टी। ईएमएफ का फॉर्मूला मिल गया चैप्टर का दूसरा फॉर्मूला, ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। पहला फॉर्मूला चैप्टर का क्या था, पहला फॉर्मूला था चैप्टर का फ्लक्स इज इक्वल्स टू बा कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला क्या है चैप्टर का, माइनस डी फाई बाय डी टी। तो फैराडे की बात समझ में आ गई, मुझे तो समझ में आ गई कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब वोल्टेज पैदा होगी, और जितनी तेजी से चेंज होगा उतना ज्यादा वोल्टेज पैदा होगी। मतलब जल्दी जल्दी अगर कॉइल को घुमाओगे तो फ्लक्स तेजी से चेंज होगा, वोल्टेज ज्यादा पैदा होगी। ठीक है, और फ्लक्स कितने तरीकों से चेंज कर सकते हो आप, आपको पता है, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके कर सकते हैं, एरिया चेंज करके फ्लक्स चेंज हो सकता है, और एंगल चेंज करके भी फ्लक्स चेंज
हो सकता है एंगल चेंज करके। ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है भाई? ये नेगेटिव साइन दिखाता है, ये फेरेडे ने नहीं दिया था नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन लेंज ने दिया था। अब लेंजेस का जो लॉ है, लेंजेस लॉ, ठीक है, तो लेंज ने क्या कहा था, पहले मैं ये बता दूं माइनस साइन दिखाता क्या है। नेगेटिव साइन दिखाता है कि ईएमएफ अपोज करता है फ्लक्स के चेंज होने का। ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। तो अब लेंजेस की बात पे चलते हैं, तब आपको ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आइए लेंजेस की बात सीखते हैं। लेंज का क्या कहना था? लेंज ने डायरेक्शन बताई थी इंड्यूस्ड क्वांटिटी की, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड क्वांटिटी। लेंज के हिसाब से हर इंड्यूस्ड क्वांटिटी, मतलब जो क्वांटिटी पैदा हुई है, जैसे ईएमएफ पैदा हुआ है अभी हमारे पिछले केस में, वो अपोज करती है उस कारण को जिसकी वजह से वो पैदा हुई है। अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इंड्यूस्ड। इजी लैंग्वेज में बोलूं तो लेंज ने कहा था बेटा बाप के खिलाफ, बेटा पैदा हुआ है बाप की वजह से और बाप को ही अपोज कर रहा है। अगर आप पीछे देखो तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ पैदा हुआ है, मतलब ईएमएफ बेटा है और फ्लक्स बाप है। ईएमएफ बेटा है और फ्लक्स बाप है, और उसी को अपोज कर रहा है, चेंज होने को ही अपोज कर रहा है। ईएमएफ पैदा हुआ है फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, और उसी को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, मतलब बेटा बाप के खिलाफ। ऐसा किसका कहना है? ऐसा कहना है मिस्टर लेंज का। लेंज का कहना यह है कि अगर आपको किसी भी क्वांटिटी जो पैदा हुई है उसकी डायरेक्शन देखनी है तो उस कारण को देखो जिसकी वजह से वो पैदा हुई है, उस कारण को देखो जिसकी वजह से वो पैदा हुई है, वो बस उसे अपोज करेगी, ऐसा लेंज का कहना है। हर इंड्यूस्ड क्वांटिटी उस कारण को अपोज करती है जिसकी वजह से वो पैदा हुई है। देखिए लेंज का ये कहना था, और लेंज का जो लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी पे बेस्ड है, मतलब एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, ऐसा लेंज का कहना है। लेंज का कहना है एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। अभी बताता हूं, मैं समझाता हूं, जरा समझना। ये कॉइल है और ये एसी सप्लाई है, ऑल्टरनेट करंट की सप्लाई। ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। अब लेंज ने कहा जो भी चीज पैदा होती है वो, सुनना मेरी बात, जो भी चीज पैदा होती है वो उस कारण को अपोज करती है जिसकी वजह से पैदा हुई है। अगर मैं मैग्नेट का जोन सा भी पोल कॉइल के पास लेकर आऊंगा, सेम पोलैरिटी उस कॉइल पे आ जाएगी। नॉर्थ पास लाऊंगा तो इस पे नॉर्थ आ जाएगा, साउथ पास लाऊंगा तो इस पे साउथ आ जाएगा। जैसा पोल मैग्नेट का मैं इसके पास लाऊंगा, इस पे वैसा ही पोल आ जाएगा, और जैसा पोल दूर लेके जाऊंगा उससे अपोजिट आ जाएगा। नॉर्थ दूर लेकर जाऊंगा साउथ आएगा, साउथ दूर लेकर जाऊंगा नॉर्थ आएगा। देखो तो मैं नॉर्थ पास लेकर आया हूं तो इस पे कौन सा पोल आ गया, नॉर्थ। नॉर्थ पास लेकर आया हूं तो इस पे कौन सा पोल आ गया, नॉर्थ आ गया। बात समझ गए आप, नॉर्थ पोल आ गया, ठीक है। और नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल करता है। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है। अरे भैया ये नॉर्थ क्यों इंड्यूस हुआ था, क्यों पैदा हुआ था, क्योंकि मैं ऊपर से नॉर्थ पोल को पास लेकर आया था। जब मैं नॉर्थ पोल को पास लेकर आया था तो यहां पे नॉर्थ पोल आया था, पास लाने की वजह से नॉर्थ आया था, और नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है, मतलब जिस कारण की वजह से पैदा हुआ था उसी को अपोज कर रहा है, पास लाने की वजह से पैदा हो रहा था उसी को अपोज कर रहा है, यानी मैग्नेट को वापस भेज रहा है। यानी वर्क डन कितना हो रहा है, जीरो। जहां से मैग्नेट आई थी वहीं वापस भेज दिया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। मैग्नेट जहां से आई थी वहीं वापस भेज दिया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ,
यानी वर्क डन जीरो हुआ, और वर्क डन जीरो है तो एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड। एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड। अब आप देखो, अगर मैं इसी का एक और रूप दिखाऊं आपको, नॉर्थ दूर लेकर जा रहा हूं मैं, नॉर्थ दूर, तो नॉर्थ दूर ले जाने से साउथ आएगा। मैंने आपको पढ़ाया था, अभी बताया था कि जैसा पोल पास लाते हो सेम पोल आता है, और जैसा पोल दूर लेकर जाते हो उससे अपोजिट आता है। तो मैं नॉर्थ दूर लेकर गया तो यहां पे साउथ पोल आ गया, ठीक है। साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट, मतलब इस बार दूर जाने की वजह से पैदा हुआ है तो पास बुला रहा है। मैं नॉर्थ को दूर लेकर जा रहा हूं तो साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, दूर जाने की वजह से पैदा हुआ है तो पास बुला रहा है। यानी वर्क डन क्या है, जीरो, और वर्क डन जीरो है तो एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड। वर्क डन जीरो है तो एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड, ठीक है। पास लाने की वजह से पैदा हो रहा है तो दूर भेज रहा है, और दूर जाने की वजह से पैदा हो रहा है तो पास बुला रहा है, तो एनर्जी यहां पे कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड हो गई यहां पे, ठीक है। अब सुनिए, तो लेंज की बात क्लियर हो गई। लेंज ने क्या कहा कि हर इंड्यूस्ड क्वांटिटी उस कारण को अपोज करेगी जिसकी वजह से वो पैदा हुई है। तो बस हमें ये ढूंढना होता है किसकी वजह से वो पैदा हुई है, जिस चीज की वजह से पैदा हुई है उसी को अपोज करेगा। और उसने अपनी बात को एक्सप्लेन भी कर दिया, लेंज ने अपनी बात को एक्सप्लेन भी कर दिया। चलिए आगे सिखाता हूं मैं आपको। इसके बाद हम लेंज के बाद पढ़ते हैं एडी करंट। अभी आपने पढ़ा कि फ्लक्स चेंज होने से करंट, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ पैदा होता है, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ पैदा होता है, लेकिन फ्लक्स चेंज होने से करंट भी पैदा होता है। फ्लक्स के चेंज होने से, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से जो करंट इंड्यूस होता है उसे हम एडी करंट बोलते हैं। जो करंट पैदा होता है हम उसे एडी करंट बोलते हैं। एडी करंट की का फॉर्मूला हो गया ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और वोल्टेज को लिख सकते हैं, मतलब ईएमएफ को लिख सकते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी, और ये रहा रेजिस्टेंस। तो एडी करंट का फॉर्मूला आ गया। माइनस साइन वही दिखा रहा है जो लेंज ने बोला है कि जो भी चीज पैदा होती है वो उस कारण को अपोज करती है जिसकी वजह से पैदा हुई है। तो एडी करंट किसकी वजह से पैदा हुआ है, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, तो उसे अपोज कर रहा है, माइनस साइन आ गया, उसी को अपोज कर रहा है। यूनिट एडी करंट की एम्पियर ही होती है, एम्पियर। एडी करंट कहां कहां काम आता है, कहां कहां यूज किया जाता है, एप्लीकेशन। एडी करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, जो मेट्रो ट्रेन के ब्रेक्स हैं वहां पे एडी करंट काम आता है। कार बाइक के जो स्पीडोमीटर है वहां पे काम आता है। डाई अथर्मिक ट्रीटमेंट, एडी करंट काम आता है। डेड बीट गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर में भी एडी करंट ही काम आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग कराने में भी एडी करंट आता है। तो ये सब आपको नाम याद रखने हैं जहां जहां एडी करंट इस्तेमाल होता है। एडी करंट कहां कहां इस्तेमाल होता है वो ये हो गया, ठीक है। आइए अगली चीज बताता हूं। एरिया चेंज होने से कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है वो बताता हूं। पहले याद रखना कि यहां पे हमारे पास, मैं मोशनल ईएमएफ की बात कर रहा हूं, जो मोशन में आने की वजह से बनता है, ऐसा ईएमएफ जो कॉइल के मोशन में आने की वजह से बनता है। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा, तो अगर एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगा। आओ, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आपको मैं चैप्टर नंबर 4 में सिखा चुका हूं कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जारी होती है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ये कॉइल है,
इस कॉइल की लेंथ L है, हम इस कॉइल को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अंदर खींचेंगे तो एरिया चेंज होगा। अब आप कहोगे भैया एरिया चेंज होने का मतलब क्या कॉइल बड़ी हो रही है? नहीं, एरिया चेंज होने का मतलब कॉइल के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, बल्कि हमारे लिए सॉरी 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 हेलो 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 बल्कि हमारे लिए वही काम का होता है एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है। हमारे लिए वही एरिया काम का होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है। आई होप आवाज आ रही होगी यार, अब तो मैं क्या ही बताऊं। हेलो, देखो वही एरिया हमारे लिए काम का होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है। यानी इस समय जो हमारे पास एरिया काम का है वो इतना है, बस इतना। और जब मैं इसे अंदर खींचूंगा तो धीरे धीरे एरिया बढ़ता जाएगा, क्योंकि ज्यादा कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती जाएगी, ज्यादा कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती रहेगी। तो इसलिए हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BLV। हमेशा जो लेंथ लेनी है, लेंथ वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाली लेनी है। लेंथ हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके? वेलोसिटी के। V वेलोसिटी है, L लेंथ है, B मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आप कभी भी कॉइल को अंदर खींच रहे हैं तो कितना ईएमएफ पैदा होगा? BLV। कितना ईएमएफ पैदा होगा? BLV। आपसे करंट पूछा जाए, करंट कितना होगा? तो करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी BLV अपॉन रेजिस्टेंस। आपसे पूछा जाए कि पावर कितनी होगी? पावर, तो पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। V स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। तो V स्क्वायर का मतलब बिलीव का स्क्वायर, मैं इसे बिलीव बोलता हूं, बिलीव, ईएमएफ का फॉर्मूला बिलीव का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। तो ऐसे तो कुछ भी पूछ ले हम बनाते जाएंगे, उसमें इतना बड़ा कोई काम नहीं है। फोर्स पूछ ले तो फोर्स का फॉर्मूला होता है कि मतलब इस कॉइल को खींचने में कितनी फोर्स लगानी पड़ी, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बिल, ILB, जो चैप्टर 4 में पढ़ा था, ILB। और B आप एज इट इज रख सकते हो, करंट आप निकाल चुके हो, बिलीव अपॉन आर। तो करंट की जगह बिलीव अपॉन आर और ये LB एज इट इज, तो बन गया B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन रेजिस्टेंस। मतलब कुछ भी चीज पूछ ले, आपको मेन फॉर्मूला ईएमएफ का पता है तो बाकी सारे बनते जाएंगे। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन ये है, मतलब एक और कंसेप्ट ये है कि रॉड आप मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हो तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, याद रखना, पहले फॉर्मूले लिख लेना, जब मैं अभी क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा उससे पहले आप फॉर्मूले लिख के रखना सारे, तभी मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ये रॉड है, इस रॉड की लेंथ L है, आपने यहां पे इस रॉड को फिक्स कर दिया, इस जगह फिक्स कर दिया। अब ये रॉड आप गोल गोल घुमा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में, इस तरीके से रॉड घुमा रहे हो, तो ईएमएफ कितना पैदा होगा? तो उस केस में ईएमएफ होता है हमारे पास हाफ BLV, बिलीव, और हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी होता है R ओमेगा, रेडियस की जगह यहां पे क्या है? L, रेडियस की जगह क्या है? L, तो L ओमेगा आ गया, तो V की जगह मैंने रख दिया L ओमेगा, तो ये बन गया। इसके बाद करंट पूछ लो तो वही काम करना है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। पावर पूछ लो तो वही काम करना है, वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। फोर्स पूछ लो तो फिर से वही काम करना है, बिल, और आई की जगह आप लिख दोगे वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। मतलब मेन आपको फॉर्मूले जो याद रखने हैं वो ईएमएफ के रखने हैं। जब आप कॉइल को खींच रहे थे पिछली बार अंदर की तरफ तो ईएमएफ का फॉर्मूला था बिलीव, अब आप रॉड को घुमा रहे हो तो फॉर्मूला है हाफ बिलीव। हां, एक और चीज देखिए, अगर आप रॉड को बीच में पकड़ के घुमाओगे, जरा देखना समझना,
ये कह रहा हूं मैं, ये रॉड है, आपने बीच में इसे एक्सेल कर दिया, अब ऐसे घूम रही है रॉड, ऐसे। पिछली बार तो आपने एंड से पकड़ के घुमाया था, अब की बार आपने बीच में से पकड़ के घुमा दिया, तो यानी रेडियस आपके पास इस बार हो गया लेंथ का आधा। तो जो फॉर्मूला आपके पास आया था हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, वहां आप इस बार लिखोगे हाफ बी एल बाय 2 का स्क्वायर ओमेगा, यानी हाफ बी एल स्क्वायर अपॉन 4, 1/8 बी एल स्क्वायर ओमेगा। याद रखना कि लेंथ की जगह जहां पिछली बार एल यूज हुई थी वहां एल बाय 2 यूज होगा इस बार, इसलिए आपके पास सारा फॉर्मूला चेंज हो गया, आधा हो गया ना रेडियस, उसकी वजह से सारा फॉर्मूला चेंज हो गया। देखिए अगला कंसेप्ट देखते हैं, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सेल्फ इंडक्शन कॉइल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने आप को सेफ रख लेती है। क्या मतलब बताता हूं, किसी भी कॉइल में करंट अगर बार बार कम ज्यादा होगा, कम ज्यादा, तो वो कॉइल खराब हो सकती है, फूक सकती है। अगर बल्ब में, आपके घर में बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब में फिलामेंट होता है ऐसा, ठीक है, ये बल्ब है, बल्ब में फिलामेंट होता है, मतलब कॉइल होती है। अगर मैं बार बार करंट कम ज्यादा करूं, फ्लक्चुएशन करता रहूं, तो ये कॉइल टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, ये कॉइल टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। तो बल्ब में, आप किसी भी कॉइल में बार बार करंट कम ज्यादा करने से वो कॉइल खराब हो जाती है ना। तो बच्चों सेल्फ इंडक्शन हर कॉइल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो करंट चेंज होने का अपोज करती है। करंट चेंज होने का मतलब वो चाहती है करंट कांस्टेंट रहे, बार बार चेंज ना हो। तो सेल्फ इंडक्शन वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से करंट चेंज होने का अपोज करती है, ईएमएफ इंड्यूस करा सकती है। ईएमएफ इंड्यूस कराने में कोई खतरा नहीं है, करंट बार बार कम ज्यादा होने में खतरा है। तो सेल्फ इंडक्शन कॉइल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो करंट चेंज होने का अपोज करती है, ईएमएफ इंड्यूस करा लेती है, उस फिनोमेना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब बात करता हूं कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कुछ फॉर्मूले। कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसे हम सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। जिस कॉइल का ये सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा वो कॉइल ज्यादा फ्लक्चुएशन सह सकती है, मतलब उसकी सेल्फ इंडक्शन वाली प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी, वो अपोज ज्यादा करेगी, ठीक है। फॉर्मूले इसके दो होते हैं, फ्लक्स इज इक्वल्स टू एल आई और ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डेट पे लड़ाई, डेट पे लड़ाई, डेट लड़ाई, ठीक है। यूनिट होती है इसकी, यूनिट होती है इस एल की, देखो एल बन गया ना ऐसे 5/I, तो एल ज्यादा होना चाहिए, किसी भी कॉइल का एल ज्यादा होना चाहिए, तब तक वो सेफ रहेगी, लड़ने की क्षमता रहेगी। मतलब जैसे आपकी बॉडी के अंदर डिजीज से लड़ने की जो कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, वो आपकी इम्यूनिटी होती है, ऐसे ही आप ये मान सकते हो सेल्फ इंडक्शन कॉइल की इम्यूनिटी है, कॉइल को खराब होने से बचाती है, इम्यूनिटी है उसकी, ये बता लो, ठीक है। यूनिट क्या होता है इस सेल्फ इंडक्टेंस का, या फिर कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, इसकी यूनिट होती है हेनरी, हेनरी या फिर वेबर अपॉन एम्पियर, फ्लक्स की वेबर और करंट की एम्पियर, तो एक ही बात होती है, दोनों स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें दो कॉइल्स होती हैं,
जो करंट के चेंज होने का अपोज करती है, लेकिन उनमें से एक कॉइल अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करा लेती है। दो कॉइल्स होती हैं जो करंट चेंज होने का अपोज करती है, लेकिन उनमें से एक कॉइल अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करा लेती है। फॉर्मूला होता है इसमें कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल्स टू एम आई, या ईएमएफ इज इक्वल्स टू, वही डेट पे जैसे लड़ाई था यहां पे एम आ जाता है। भैया ये तो फिर सेम हो गया, सेम नहीं है। अगर एक कॉइल का फ्लक्स होगा तो दूसरी कॉइल का करंट होगा, या फ्लक्स दूसरी कॉइल का होगा तो करंट पहली का होगा, मतलब अलग अलग है यहां पे। अगर ईएमएफ एक कॉइल का होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दूसरी कॉइल का होगा। यूनिट क्या होती है एम की? हेनरी या वेबर पर एम्पियर, हेनरी या वेबर पर एम्पियर, ये यूनिट होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब सुनिए, अगर किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो आपको स्टेप बता रहा हूं, इन स्टेप्स पे काम कर लेना। आपको पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस कॉइल की, फिर फ्लक्स निकालना है बी ए कॉस थीटा, उस बी ए कॉस थीटा में आपको मैग्नेटिक फील्ड रखनी है, ट्रिक याद रखना, और फिर फ्लक्स की जगह एल आई या एम आई रख देना, जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट हो। जैसे आपको बताता हूं, अगर मुझे सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो पहले सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड रखो, जो चैप्टर 4 में सिखाई थी, मैग्नेटिक फील्ड। फिर फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है इस सर्कुलर कॉइल में से, कहने का मतलब है इस सर्कुलर कॉइल के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर इस तरीके से, और एरिया वेक्टर होता है ऐसे आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल बना? 180। तो यहां पे रख दो, क्रॉस का मतलब अंदर जा रही है, इनवर्ड, और एरिया वेक्टर तो हमेशा बाहर होता है, तो दोनों पैरेलल है, एंटी पैरेलल, तो 180 आ गया। बी की जगह रख दो, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर रख दो, कॉस 180 -1 होता है। फ्लक्स की जगह रख दो एल आई, आई से आई कट गया, आंसर आ गया। एक आर से एक आर कट गया। मतलब स्टेप्स याद रखना जो मैंने आपको स्टेप सिखाए हैं। किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस या दो कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना हो तो ये 3 स्टेप याद रखने हैं, मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स, और फ्लक्स की जगह एल आई या एम आई। ठीक है, इसी हिसाब से, इन्हीं कंसेप्ट के हिसाब से सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का होता है, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, और म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है सोलेनॉइड्स का, दो सोलेनॉइड्स का, क्योंकि म्यूचुअल में तो दो होने चाहिए ना, दो कॉइल्स होनी चाहिए, और इसमें एक, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट N1 N2, क्योंकि दोनों कॉइल के टर्न्स अलग हो सकते हैं, यहां तो एक ही कॉइल है इसलिए N स्क्वायर, A2 बाय L1, एक का एरिया एक की लेंथ, एक का एरिया एक की लेंथ, याद रखिएगा। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया आपके पास, म्यू नॉट N1 N2 A2 बाय L1। देखिए, मैग्नेटिक एनर्जी, जैसे मैंने आपको कैपेसिटर की एनर्जी कराई थी, ऐसे ही मैग्नेटिक एनर्जी भी याद रखना, हाफ
एल आई स्क्वायर। एल है सेल्फ इंडक्टेंस, आई है करंट, ठीक है, आई करंट है। मैग्नेटिक एनर्जी याद रखना। एसी जनरेटर में आपको कराऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद, ठीक है। जब ऑल्टरनेटिंग करंट समझ में आएगा तभी एसी जनरेटर। चलिए, जेई में 2017 में क्या क्वेश्चन कह रहा था जरा देखते हैं। इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस सोम, भाई रेजिस्टेंस दे रखा है, अ करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट पैदा हो रहा है फ्लक्स के चेंज होने से, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। चेंज इन फ्लक्स बताना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, डी फाई बताना है, चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। चलिए बताते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाई बाय डी टी, ठीक है। तो ईएमएफ की जगह लिख सकते हैं हम आई आर, आई आर। dt को इस तरफ शिफ्ट कर दो, आई डी टी आर। हमने 11th क्लास में सीखा था, 11th क्लास के कंसेप्ट्स में, कि जहां दो चीजें मल्टीप्लाई में आ जाए वहां उस ग्राफ का एरिया निकालना चाहिए, और डिवाइड में आ जाए तो वहां निकालना चाहिए उस ग्राफ का स्लोप। तो आई और टी, करंट और टाइम, कैसे आ रहे हैं? मल्टीप्लाई में। करंट और टाइम मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो मुझे इस ग्राफ का एरिया निकालना चाहिए। एरिया हो गया हाफ बेस इनटू हाइट, और ये रेजिस्टेंस। माइनस साइन दिखा रहा है कि फ्लक्स जो है अपोजिट डायरेक्शन, तो यहां पे मेरे से डायरेक्शन नहीं पूछी, बस ये पूछा है चेंज कितना आया फ्लक्स में, तो माइनस लगाने का कोई जरूरत नहीं है, माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों, तो आ गया हमारे पास हाफ बेस, बेस 0.5, हाइट, हाइट 10, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 100, डी फाई आ गया। पॉइंट हटते ही एक जीरो गया, 2 से मैंने इसे काटा, 50 बचा, 50 पंजे 250, तो फ्लक्स में चेंज आया है 250 वेबर का, 250 वेबर का चेंज। मैंने बेसिक फॉर्मूला उठाया, ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, क्योंकि डी फाई पूछा था इसलिए मुझे ये याद आया। उसके बाद इसने रेजिस्टेंस दे रखा था, तो मुझे याद आया वोल्टेज को लिख सकते हैं आई आर। टाइम को इधर शिफ्ट करा, करंट इनटू टाइम होता है हमारे पास मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में निकालते हैं ग्राफ का एरिया, मैंने एरिया निकाला, आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा है। यार कमेंट में लिखते तो हो नहीं तुम, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ 2 वर्ड तारीफ के कर दे करो, अगर समझ में आता है तो इतना तो कर सकते हो। अगर कमेंट में नहीं लिखते हो तो यार मोटिवेशन नहीं मिलती अगली वीडियो के लिए। कमेंट में लिखा करो, समझ में आ रहा है, अपनी अटेंडेंस दिया करो कि भाई मैंने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, मैंने पूरा पढ़ा है, ठीक है। एक दुबे जी हैं, वो कॉन्टिन्यूसली कमेंट करते हैं, ठीक है। तो जरा अगर समझ में आ रहा है तो लिखे कीजिए, जिससे मुझे पता लगे कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, कितने कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2019 का आया हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 कॉइल्स हैं P और Q, ठीक है, आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस व्हेन करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू द कॉइल P। 2 कॉइल है P और Q, जब P के अंदर करंट 3 एम्पियर जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स Q का बन रहा है, उस समय Q का फ्लक्स बन रहा है 10 की पावर -3 वेबर। नो करंट इज पास थ्रू Q, ठीक है, ठीक है। व्हेन नो करंट पासेस थ्रू P, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, अच्छा ये एक केस है। अब आपने Q में करंट पास कराया है 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर पासेस थ्रू Q, द फ्लक्स थ्रू P। सुन लेना मेरी बात एक बार, एक बार P में करंट पास कराया है तो Q में फ्लक्स बन रहा है इतना, और एक बार Q में करंट पास कराया है तो P में कितना फ्लक्स बनेगा? भैया 2 कॉइल की बात हो रही है, मतलब के म्यूचुअल इंडक्शन की बात हो रही है, और म्यूचुअल इंडक्शन में चिल्ला चिल्ला के एक फॉर्मूला आ रहा है
फाई इज इक्वल्स टू एम आई, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन वाला। तो अगर मैं फर्स्ट केस में लगाऊं, फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में फ्लक्स कितना है 10 की पावर -3 और करंट कितना है फर्स्ट केस में 3 एंपियर। सेकेंड केस में फ्लक्स कितना है नहीं पता m, करंट कितना है 2। तो क्यों ना, क्योंकि एक कॉइल का फ्लक्स होता है दूसरी का करंट, तो उस हिसाब से मैंने लगाया। इन दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 10 की पावर -3 अपॉन फ्लक्स m इंटू 3 m इंटू 2, m से m कट गया, 2 ऊपर गया 10 की पावर -3 के साथ, 3 नीचे आया, इज इक्वल्स टू फ्लक्स 2/3 हो गया 0.67, 10 की पावर -3 फ्लक्स आ गया। तो अगर मैं एक पॉइंट और ले लूं तो 6.67 इंटू 10 की पावर -4 आ गया फ्लक्स, -4, यानी सेकेंड ऑप्शन। 2019 में ये क्वेश्चन आया। जब आप फॉर्मूले सारे एक साथ लिख लेते हैं ना, क्वेश्चन बनने लगते हैं। बस आदत ये डालो, जैसे मैं करता हूं, मैं पहले लिखना स्टार्ट करता हूं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उससे मुझे फॉर्मूले रिकॉल में याद आ जाता है कि अच्छा ये चीज है तो ये फॉर्मूला लगेगा। आदत आपको यही डालनी है। इसी तरीके से 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 था, मैग्नेटिक फील्ड थी 1000 गॉस, is passing perpendicular through area defined by closed loop as shown in a figure। ये भाई लूप है एक एरिया, ये जो अजीब सी शेप डमरू जैसी बन रही है, ये एक एरिया है, ठीक है। इफ मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस लीनियरली टू 500 गॉस, मैग्नेटिक फील्ड पहले 1000 थी, अब 500 हो गई, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। देखो मैं ऐसे गोले लगाते जा रहा हूं, जो हाईलाइटेड चीज है। इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है, ईएमएफ का फॉर्मूला -d∅dt, और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। अगर आपने नोटिस किया हो तो उसने बोला मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली जा रही है एरिया से। मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये एरिया यही वाला एरिया है तो मैं इसे यहां दिखा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, परपेंडिकुलरली। लेकिन हमें एंगल किस किस का देखना होता है, मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। इस परपेंडिकुलर के जहां से मैं बता जाना कि थीटा 90 हो गया, हमें एंगल देखना होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। तो ये दोनों तो पैरेलल है, पैरेलल है तो एंगल रहेगा 0, यानी ईएमएफ आ गया आपके पास -d∅BA cos 0 अपॉन टाइम। cos 0 1 होता है। अब ध्यान दो, एरिया तो डी का मतलब है चेंज, डी का मतलब है चेंज, एरिया तो चेंज हो नहीं रहा, बाहर निकालो उसे। चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। cos 0 1 अपॉन टाइम। एरिया, भैया एरिया कितना बैठेगा इसका, एरिया सिर्फ देखो ये है, इतना एरिया है। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, यहां पे कलर थोड़ा अलग ले लिया मैंने, देखते रहना एक मिनट। अब मैं क्यों ना एक काम करूं यहां पे, अरे इस पूरे एरिया में से ये 2 ट्राइंगल्स माइनस कर दूं, इस पूरे एरिया में से ये 2 ट्राइंगल माइनस कर दूं, ये आ जाएगा। तो पूरा एरिया क्या बैठेगा, जरा देखते रहिए। पूरा एरिया लेंथ इंटू विड्थ 4 इंटू 16 10 की पावर -4, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, दोनों सेंटीमीटर को मीटर में। तो पूरा एरिया तो बैठेगा 16 चौके 64, और एक ट्राइंगल का एरिया क्या बैठेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, और 10 की पावर -4, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया।
यानी एक बैठा 4, एक ट्राइंगल का बैठा एरिया 4, तो दो ट्राइंगल का हो गया 4 और 4 8, 64 में से 8 चले गए तो बच गए 56। एरिया हमारे पास जो आया वो आया 56 इंटू 10 की पावर -4। मैग्नेटिक फील्ड का चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 500 है, इनिशियल 1000 है, तो 500 माइनस 1000 चेंज। टाइम कितने टाइम में? 5 सेकंड में। ये 2020 का क्वेश्चन था, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 500 में से 1000 गए, -500 अपॉन 5, 5 से इस 500 को काटा 100, यहां से 2 जीरो गई तो माइनस माइनस प्लस हो गया 56 -2, 56 इंटू 10 की पावर -2। तो यहां पे हमारे पास कोई यूनिट, भाई ये गॉस है, गॉस को टेस्ला में बदलना होता है, मतलब 10 की पावर -4 और आएगा यहां पे -4, तो ये बन जाएगा -6, तो ये आ जाएगा 56 माइक्रोवोल्ट। 56 माइक्रोवोल्ट। गॉस को मैंने टेस्ला में नहीं बदला था, इसलिए हमारे पास 10 की पावर में दिक्कत आ रही थी। 56 माइक्रो आ गया। अगला देखिए 2020 का आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन की लेंथ देख के मत घबरा जाना, क्या क्वेश्चन है भाई, फंस गए हम तो, ऐसा कुछ नहीं है। स्मॉल बार मैग्नेट इज मूव थ्रू कॉइल। ये जो बार मैग्नेट है ये कॉइल के अंदर से आप इसे गुजार रहे हो कांस्टेंट स्पीड से, फ्रॉम वन एंड टू अदर, एक एंड से दूसरे एंड तक। देखो यहां पे थी पहले, फिर ये अंदर पहुंच गई यहां पे, फिर ये बाहर निकल गई यहां पे, पूरा दिखाया गया है। इस कॉइल को यहां से एंटर कराया और इसके मतलब ये मैग्नेट को यहां से एंटर कराया और ऐसे निकल गई। Which of the following series of observation will be seen on the galvanometer attached across the coil? कह रहा है आपको कैसे कैसे यहां पे नजर आएगा गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में, आप ये बताओ। भाई जब ये एंटर कर रहा होगा, एंटर, तो एरिया बढ़ रहा होगा, एरिया बढ़ेगा, एंटर करेगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगा। उसके बाद जब वो अंदर से जा रहा होगा, अंदर से, तो एरिया चेंज ही नहीं हो रहा, एरिया चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि अब तो कॉइल पूरी तरीके से अंदर है। अभी मैंने पीछे बताया था, अगर आपने नोटिस किया हो, एक मिनट बताता हूं मैं आपको, मैंने अभी आपको एक एरिया वाला बताया था पीछे, ये मैंने कहा था मैं इसे अंदर खींच रहा हूं, अंदर, तो एरिया बढ़ता जाएगा जितना ही अंदर जाता जाएगा। अब जब ऑलरेडी कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड के पूरा अंदर पहुंच चुकी है, तो अब फर्दर उसमें एरिया चेंज नहीं होगा। जब ये मैग्नेट इसके अंदर है कॉइल के, तो अब अंदर मूव कराने में इसमें एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया चेंज नहीं होगा, चेंज इन एरिया जीरो है, तो चेंज इन फ्लक्स भी जीरो है, तो ईएमएफ पैदा नहीं होगा बी वाले में। सी वाले में आप इसे बाहर निकाल रहे हो, अगर आप बाहर निकाल रहे हो तो एरिया घट रहा है, फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, ईएमएफ पैदा होगा। यानी बीच वाले केस में तो ईएमएफ जीरो आना चाहिए, जीरो आपके पास आना चाहिए, और पहले और तीसरे केस में ईएमएफ पैदा होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होगा, क्योंकि एक में एरिया बढ़ रहा है और एक में एरिया घट रहा है, एक में एरिया बढ़ रहा है और एक में एरिया घट रहा है। तो भाई ये तो मत लो भैया, क्या दिखा रहा है ये गैल्वेनोमीटर, ये तो नहीं लेना, ठीक है। अब आपको देखना है अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी नहीं लो, जीरो दिखा रहा है भाई, ये भी जीरो होता है, नीचे भी जीरो होता है, दोनों ऊपर नीचे जीरो होता है। तो यहां पे आपके पास क्या दिखा रहा है, यहां तो कुछ अजीबोगरीब दिखा रहा है, ये भी नहीं, ये बिल्कुल सही है कि बीच वाला तो जीरो आ रहा है, देख लो ईएमएफ, और एक में ईएमएफ इधर पैदा हो रहा है, तो एक में अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो रहा है, क्योंकि एक में एरिया बढ़ रहा है और एक में एरिया घट रहा है, तो ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शंस में पैदा होंगे, ये रहे, और एक में ईएमएफ कितना आएगा, जीरो, ये रहा। 2020 का अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्ट जो सीखते हैं उनका गलत नहीं होगा, जो ऊपर ऊपर से काम करते हैं उनका गलत हो जाएगा भाई। 2021 का आया हुआ क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब बार मैग्नेट थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं आपको,
दिख नहीं रहा होगा आपको इसलिए दिखा रहा हूं। A bar magnet is passing through a conducting loop of radius r। ये लूप है जिसका रेडियस r है, इसके अंदर से मैग्नेट निकाल रहे हैं, इसके अंदर से। The radius of bar magnet is such that it just passes through the loop। इस बार मैग्नेट का रेडियस इस प्रकार से है कि बस वो लूप के अंदर से गुजर जाए। The induced EMF in loop can be represented by the approximate curve। इनमें से EMF का ग्राफ कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा, EMF का ग्राफ, हाँ बस आ रहा हूं। EMF का ग्राफ कौन सा होगा जरा एक बार बता दूं मैं आपको ध्यान से। इसे जब आप इसके पास लेके जाओगे तो इस पे नॉर्थ पोल है तो इस पे भी नॉर्थ आएगा, नॉर्थ पोल है तो इस पे भी नॉर्थ आएगा पास लाने से। नॉर्थ और नॉर्थ होता है एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ नॉर्थ होता है आपके पास, नॉर्थ का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। पास लाने से नॉर्थ आया, और जब ये इससे दूर जाएगा, दूर, तो वो आएगा साउथ पोल। भाई जब मैग्नेट इसके अंदर से पास करती हुई इसके अंदर से निकल जाएगी तो इस तरफ नॉर्थ आएगा, तो दूर जाने पे क्या आएगा? साउथ। और साउथ का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। यानी ईएमएफ पैदा होगा लेकिन एक बार एंटी क्लॉकवाइज में होगा और एक बार क्लॉकवाइज में होगा। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो देखो कौन सा डायग्राम आपके पास बेस्ट रहेगा, ध्यान दो। इसमें तो दोनों नीचे हैं तो ये तो नहीं होगा, इसमें दोनों ऊपर हैं, नहीं होगा, इसमें एक नीचे है एक ऊपर है, इसमें एक ऊपर है एक नीचे है, इनके चांसेस है। अब देखो अपोजिट है दोनों में, लेकिन कौन सा सही होगा वो बताता हूं। नॉर्थ का मतलब पहले नॉर्थ आया, और नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया नेगेटिव, तो पहले तो नेगेटिव में बनना चाहिए ग्राफ, और उसके बाद साउथ आएगा। जब नॉर्थ दूर जाएगा तो साउथ आएगा, और साउथ का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर बनना चाहिए। यानी ऑप्शन थर्ड बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है अपने गिवन क्वेश्चन को, ऑप्शन थर्ड बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है गिवन क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंडक्टिंग सर्कुलर लूप में हमारे पास किस तरीके से आता है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखते हैं फटाफट से क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस, ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस दे रखा है सेंटीमीटर में, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है ये, और सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना, और एरिया वेक्टर भी तो ऐसे ही जाता है परपेंडिकुलरली, तो इसका मतलब यहां एंगल जो बैठ रहा है वो तो 0 डिग्री हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करके 0 हो गई। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड पहले 0.5 टेस्ला की थी वो मैग्नेटिक फील्ड अब डिक्रीज करके 0 हो गई। कितने टाइम में? 0.5 सेकेंड में, एट स्टेडी रेट। स्टेडी रेट मतलब एक कांस्टेंट रफ्तार से घटती गई है ये मैग्नेटिक फील्ड एक ही तरीके से। तो आपको ईएमएफ बताना है 0.25 सेकेंड पर, ईएमएफ बताना है 0.25 सेकेंड पे। तो भाई ईएमएफ का फॉर्मूला आप सब जानते हो, माइनस डी फाई बाय डी टी, और फाई की जगह लिख सकता हूं मैं बी ए कॉस थीटा, थीटा यहां 0 है, अपॉन डी टी। देखते रहना, ईएमएफ माइनस एरिया बाहर आ गया, कॉस 0 1, तो बच गया डीबी बाय डी। एरिया डीबी को लिख सकता हूं मैं B2 माइनस B1 अपॉन टाइम। एरिया को लिख दो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? 10 अपॉन रूट पाई सेंटीमीटर। तो भाई 10 अपॉन रूट पाई को तो मैं लिखूंगा 0.1 अपॉन रूट पाई मीटर। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो बनेगा 0.01, और रूट पाई का स्क्वायर बनेगा पाई, रूट पाई का स्क्वायर बनेगा पाई। ठीक है,
B2 माइनस B1, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0 माइनस 0.5। कितने टाइम में चेंज आया ये? 0.5। अब आप मुझसे कहोगे भैया यहां तो आपसे जो पूछा गया है ईएमएफ वो 0.25 पे पूछा गया है, आपने नोटिस नहीं किया? उसने कहा है एक ही रेट में चेंज हो रहा है, स्टेडी रेट में। स्टेडी रेट का मतलब है अगर 0.5 तक वो इतना चेंज हुआ है तो 0.25 तक भी जो चेंज होने की दर है वो सेम रहेगी। ठीक है, मतलब 0.5 तक जाने में अगर वो 0 हो गया तो 0.25 सेकेंड तक वो 0.5 से 0.25 टेस्ला ही हुआ होगा, तो रेट तो फिर भी सेम ही रहेगा। इसलिए मैंने ये लिख दिया, पाई से पाई कट गया, माइनस 0.01 इंटू माइनस का 0.5 अपॉन में 0.5, 0.5 से 0.5 गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 1, 0.01। अच्छा मिली में दे रखा है आंसर, देखो जरा इधर, मेरा आंसर आया है 0.01, लेकिन मिली में देने का मतलब मैं 100,000 से मल्टीप्लाई कर लूं, क्योंकि मिली होता है 10 की पावर -3। 1000 से अगर मैंने कर लिया मिली वोल्ट के लिए 10 की पावर, तो पॉइंट हट के 2 जीरो गए, 10 बच गया, 10 मिली वोल्ट आ गया। 10 मिली वोल्ट, 10 की पावर -3 है ना, तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया मिली वोल्ट के लिए, तो मेरे पास आंसर आ गया 10 मिली वोल्ट। बढ़िया क्वेश्चन था, इस लाइन पे कंफ्यूज नहीं होना कि उसने टाइम 0.25 पे पूछा है और ये 0.5 है, तो भाई स्टेडी रेट है ना। देखो मैं कह रहा हूं आप 2 घंटे तक 20 की रफ्तार से चले हो, 20 2 घंटे तक, तो और मैं पूछूं 1 घंटे पे आपकी रफ्तार क्या थी, तो 1 घंटे पे भी तो 20 ही रहेगी। वही मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप स्टेडी रेट से चले हो तो यहां पर भी तो सेम ही रहेगा चेंज। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इस चीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का आया हुआ क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर मेटेलिक लूप इज मूविंग आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू अ फील्ड फ्री रीजन विथ कांस्टेंट स्पीड। एक रेक्टेंगुलर लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेकर जा रहे हो, बाहर। ठीक है, when the loop is partially inside the magnetic field, the plot a magnitude of induced EMF। EMF का ग्राफ बनाना है, EMF का ग्राफ। तो भाई EMF का ग्राफ टाइम के साथ जब बाहर लेके जाते हैं या अंदर लाते हैं तो EMF का ग्राफ तो BLV होता है, बिलीव, तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता। EMF का ग्राफ तो, EMF का फॉर्मूला बिलीव होता है, आपको सिखाया अभी, तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता। टाइम पे डिपेंड नहीं करता तो फोर्थ ऑप्शन आएगा। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में लिखते हैं EMF इज इक्वल्स टू d∅dt, टाइम पे इनवर्सली, और इनवर्सली में कर देते हैं कुंडा और 0 नंबर, बल्कि -1 लेकर आते हैं। याद रखना, वो इनवर्सली सोच के ये लगा देते हैं, और आपके पास यहां पे क्या है, इसे बाहर लेके जा रहे हैं। 2025 का क्वेश्चन है, माइंड प्ले था। ठीक है, BLV बिलीव, तो उसकी वजह से टाइम पे डिपेंडेंसी नहीं थी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 2021 का क्वेश्चन, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी तक में ये क्वेश्चन है। रॉड को आप इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेकर जा रहे हो, फिर अंदर लेकर आ रहे हो, तो ये ग्राफ किस किस के होंगे? भाई सीधी बात ये है कि अगर आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये चैनल है, इस पे आप रॉड को मूव करा रहे हो, ये चैनल है, आप इस पे रॉड को मूव करा रहे हो और फिर अंदर ला रहे हो, तो फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? पहली बात, जब आप इस रॉड को बाहर लेकर जाओगे ऐसे करके और फिर अंदर लेकर आओगे इस तरीके से, ठीक है, तो जब आप रॉड मूव कराओगे तो इसके अंदर से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलने लगेगी। फ्लक्स क्या होता है, किसी एरिया के अंदर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो जैसे जैसे दरवाजा खुलेगा
तो ज्यादा लोग पास करने लगेंगे, यानी फ्लक्स बढ़ने लगेगा, फ्लक्स बढ़ने लगेगा। और जब ये पूरा बाहर आ जाएगा यहां से, तो और दरवाजा खोल के फायदा नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो यहीं तक है। तो चाहे मैं इसे और बाहर ले आऊं, और बाहर ले आऊं, तो फायदा कुछ नहीं है, फिर और फ्लक्स नहीं चेंज होगा। फिर आप इसे वापस लेकर जा रहे हो, कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। जब इसे और अंदर लेकर जाओगे, अंदर लेकर जाओगे, तो अब दरवाजा बंद होने लगा, तो फ्लक्स क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ये फ्लक्स का ग्राफ है। उसने ग्राफ पहचानने को कहा है, तो पहला ग्राफ तो फ्लक्स का है, ए वाला ग्राफ फ्लक्स का है, यानी ये नहीं है, ये नहीं है, ए फ्लक्स का है। अभी दो ऑप्शन चल रहे हैं। अगला देखते हैं ईएमएफ का ग्राफ। ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाय डी टी, यानी फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगा। क्या यहां फ्लक्स चेंज हो रहा है, हां, तो ईएमएफ पैदा होगा, हां, लेकिन यहां फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ईएमएफ माइनस में पैदा होगा, माइनस। क्या यहां फ्लक्स चेंज हो रहा है, नहीं, तो ईएमएफ पैदा नहीं होगा, जीरो। क्या यहां फ्लक्स चेंज हो रहा है, हां, तो ईएमएफ पैदा होगा, लेकिन कहां, प्लस में पैदा होगा। यहां क्या हो रहा है, यहां फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ पैदा होगा, लेकिन फ्लक्स घट रहा है तो ईएमएफ प्लस में पैदा होगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ नेगेटिव में पैदा होगा, फ्लक्स घटेगा तो ईएमएफ प्लस में पैदा होगा। उल्टा होता है ना, बेटा बाप के खिलाफ, लेंज लॉ, उल्टा ही सीन चलता है। तो ये ग्राफ हो गया ईएमएफ का। सेकंड ग्राफ बिलोंग कर रहा है ईएमएफ से, तो ये रहा ऑप्शन, आंसर आ गया। अगर आपको थर्ड भी देखना है पावर का, तो पावर आप जानते हो वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। तो जो ईएमएफ का ग्राफ है उसका स्क्वायर कर दो, नेगेटिव का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जीरो का स्क्वायर करूंगा तो जीरो, पॉजिटिव का स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव, यानी थर्ड ग्राफ पावर का ये रहा, पावर का। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो जेई नीट छोड़ो, सीबीएसई तक के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 2023 मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L, ठीक है, एक रॉड की लेंथ L है, उसे एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बिलीव, यही तो सिखाया था, हाफ बिलीव। अच्छा, ओमेगा की फॉर्म में है, तो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। 2023 में तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ गया फॉर्मूला बेस्ड, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। अगला क्वेश्चन, वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर मूविंग विथ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन एंड्स ऑफ वायर। ईएमएफ बताना है, वायर मूव कर रही है, वही मूव करने वाला, तो ईएमएफ का फॉर्मूला बिलीव, बी की वैल्यू 2, लेंथ की वैल्यू 1, वेलोसिटी 8, 16, डायरेक्ट आंसर भाई, बहुत ही इजी था ये तो। रॉड मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, ये आ गया। 2025 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आपके पास एक वायर है ये ए बी सी डी ई, इसमें आप इसकी हर आर्म 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, ओके चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 1/√2 टेस्ला, ठीक है। व्हेन कंडक्टर इज पुल्ड टुवर्ड राइट, इसे खींच रहे हो आप राइट की तरफ, वेलोसिटी दे रखी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब के 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो ईएमएफ निकालना है आपको मिली वोल्ट में। भैया जब आप किसी को मूव कराते हैं तो ईएमएफ का फॉर्मूला तो एक ही चलता है, BLV। लेकिन आपको मैंने सिखाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने सिखाया था, लेंथ जो लेते हैं वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेते हैं, याद दिला दूं, देखो ये रहा,
अभी दिखा रहा हूं, एक मिनट। लेंथ जो लेते हैं वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेते हैं, कहीं लिखा होगा जरूर, ये रहा। लेंथ और वेलोसिटी कैसे लेते हैं? परपेंडिकुलर जब मूव कराते हैं, मोशनल ईएमएफ, मोशनल, इमोशनल नहीं, मोशनल। देखो, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये मेरे पास आ गया BLV। तो वेलोसिटी तो सही है, ऐसे ले रहे हैं, लेकिन भैया वेलोसिटी के तो परपेंडिकुलर लूंगा मैं लेंथ, ये लूंगा मैं तो लेंथ, वेलोसिटी तो ये तो निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल निकालनी पड़ेगी। भाई ये 10 है, 10, इस आधे को नाम दे देता हूं x, आधे को, और नीचे वाला भी x हो जाएगा। 10 और ये 90 डिग्री है, तो आधा कितना बनेगा एंगल? 45। इसको नाम दे दिया x, 10 x 45, तो x अपॉन 10, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे अभी, इज इक्वल्स टू साइन 45। साइन 45 होता है 1/√2, तो x की वैल्यू आ गई 10/√2 सेंटीमीटर। तो पूरी लेंथ कितनी आ गई? 2x, लेंथ आ गई 2x, यानी 2 इंटू 10/√2 सेंटीमीटर, 20/√2। 20/√2 का मतलब हो गया 0.2/√2 मीटर। तो बच्चों यहां हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला है BLV, मैग्नेटिक फील्ड लेंगे 1/√2, लेंथ लेंगे हम 0.2/√2 और वेलोसिटी लेंगे 0.1। √2 होता है 2 से इसे काटू तो बचा 0.1, यानी आ गया हमारे पास 10⁻⁻2 वोल्ट। लेकिन आंसर चाहिए मिली वोल्ट में, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 इंटू 10⁻⁻2 मिली वोल्ट, -2 से 2 जीरो गई, 10 मिली वोल्ट आंसर आ गया। तो आंसर आ गया 10 मिली वोल्ट। 2025 का क्वेश्चन। तो लेंथ जो लेते हैं हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेते हैं। कंफ्यूज कर रहा था ये ऐसे कि भैया हम सोचे पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाली लेंथ लेते हैं, बाकी कोई लेंथ नहीं लेते। तो मैंने इसके कंपोनेंट्स तोड़ के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेंथ ली। ठीक है, आई होप इस चैप्टर का भी वन शॉट बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर बढ़िया बढ़िया समझ में आ रहा है तो प्लीज, यार ये पता नहीं आवाज बीच में चली ना गई यार, ये नीचे चला गया था हुडी के नीचे, चलो आ ही गई होगी समझ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया समझ में आ रहा है। अगर बढ़िया लग रहा हो, चैनल में कुछ मजा आ रहा हो, तो वीडियो पे कुछ लिख कर जाना, कमेंट करके जाना जो मजा आया अगली वीडियो बनाने में। ठीक है, तब तक बहुत ज्यादा पढ़ो क्योंकि सिलेक्शन चाहिए, और तुम लोगों को पता है तुम्हारे सिलेक्शन के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, ये सारी वीडियो बना रहा हूं, पता है ना तुम्हें। तुझसे ही बात कर रहा हूं भाई, नहीं तो कल बात करूंगा। ठीक है, देखो वीडियो, बनाओ इसे। नेक्स्ट क्लास में एक और चैप्टर का वन शॉट आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट का। चलिए करते रहिए तब तक।